नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर ये नालंदा से आ रही है, जहां पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 12 घंटे और 12 घंटे में एक के बाद एक घटनाओं के बाद कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा होता हुआ रहुई के पुनहा में एक बार फिर से गोलीबारी हुई है। 12 घंटे के अंदर दोबारा गोलीबारी की घटना के बाद इलाके में सनसनी है। एक शख्स की मौत हो चुकी है, जबकि एक शख्स घायल बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर रहुई के पुनहा में गोलीबारी की घटना के बाद लोग सख्ते में हैं, क्योंकि 12 घंटे और इन 12 घंटों में गोलीबारी की ये घटनाएं एक बार फिर से सवाल पैदा कर रही हैं, लोगों को डरा रही हैं, सहमा रही हैं कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। कानून व्यवस्था के चौकस होने का दावा किया जाता है, चाक चौबंद होने का दावा किया जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि घटनाओं पर विराम नहीं लग रहा है। घटनाओं में जो शामिल अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है और इसीलिए एक बार फिर से इस घटना ने संदेह पैदा कर दिया है। परिजन बोल रहे होंगे, लेकिन ये वहाँ गांव पे था नहीं। गोली मारने के बाद ही वहाँ से निकल गया था और हम लोग पूरी तरह से लगे हुए थे, लोगों को भी लगाए हुए थे। जो संपर्क सूत्र हैं उनसे जांच चल रहा है सर। जांच चल रही है। और अगली घटना भी हत्या से जुड़ी हुई, जहां पर लखीसराय में बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया जाता है। सोई हुई अवस्था में बुजुर्ग को ईंट और पत्थर से कूचकर उसकी हत्या कर दी जाती है। बताया जा रहा है कि कोल्ड स्टोरेज में यह शख्स सो रहा था, जिस दौरान इसके ऊपर हमले किए गए। कोल्ड स्टोरेज में सोया हुआ शख्स कुछ समझ पाता उससे पहले उसकी जान चली गई। कबैया के पचना रोड की यह घटना है और मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पे पेबल ब्लॉक और बाकी सीमेंट वगैरह स्टोर करने का काम होता है। वहीं पे सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो कि यहीं पे रह करके गाय वगैरह का देखभाल का काम करते हैं, उन्हीं का जो है किसी ने सर पे चोट मार के हत्या कर दी है। तो यहाँ पे हम लोग स्पॉट पे आ गए हैं। यहाँ पे जो व्यक्ति है जिनकी हत्या हुई है उनके सर पे चोट का निशान है और बाकी का भी इन्वेस्टिगेशन हम लोग प्रारंभ कर दिया है। इसमें जल्दी अनुसंधान करते हुए जो भी अपराधी है उसको हिरासत में लेकर न्यायिक कार्रवाई करी जाएगी। वहीं देखिए, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं जो सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पैदा करती हैं। मधेपुरा से भी ऐसी ही खबर सामने आई, जहां 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यहां पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है। तस्वीरें जो हैं मुरलीगंज के परमानपुर गांव की बताई जाती हैं। भाई ने ही भाई की गोली मारकर हत्या की है। गोली लगने से 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अपराधियों ने सैकड़ों राउंड इस दौरान गोलीबारी की, जिसमें 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 2 लोग घायल हैं और फिलहाल इनके बयान को दर्ज किया जा रहा है। इनसे जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस घटना के पीछे की मुख्य वजह क्या रही। अगली खबर छपरा के अमनौर से, जहां पर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। अमनौर की यह घटना, जहां पर इस बुजुर्ग को मौत के घाट उतारा गया। सवाल ये कि आखिर इस बुजुर्ग के पीछे, इस हत्या के पीछे क्या वजह साफ हो रही है। कल रात से यह शख्स गायब बताया जा रहा था, उपेंद्र सिंह, जिसका नाम सुबह चवर से इसके शव की बरामदगी की जाती है। हत्या के पीछे आशंका के तौर पर जो लोग वजह बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संपत्ति का विवाद था और यही वजह हो सकती है। हालांकि पुलिस कह रही है कि तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। वजह भी और अपराधी भी जो इसके पीछे शामिल हैं, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बुजुर्ग की गला रेतकर निर्मम हत्या की गई है। हत्या के पीछे संपत्ति विवाद इस वक्त वजह के तौर पर सामने आता हुआ। धमकियां भी मिल रही थी और कुछ लोगों का धन संपत्ति पे नजर भी था। कितना लड़का था इनके? 4 लड़के हैं। 4 लड़के। क्या उनका पोता हूँ। अच्छा, क्या करते हैं इनके लड़के? इनके लड़के सब जॉब करते बाहर में, जॉब करते प्राइवेट हैं। जॉब। और यहाँ पे अकेले रहते थे? हाँ। अगली खबर गोपालगंज से, जहां पर दिन दहाड़े आभूषण दुकान में लूट की घटना ने
इलाके के लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। उसके पीछे की वजह भी आपको बताते चलें। जब इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था दिन का वक्त, महज 500 मीटर की दूरी थाने से इस आभूषण दुकान की, इसके बावजूद बेहिचक बेधड़क अपराधी पहुंचते हैं। दुकान में मौजूद ग्राहकों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाया जाता है, लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली तस्वीर में अब आक्रोशित लोगों की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर के ही नाराजगी जाहिर की जा रही है। लोगों का ये कहना है कि पुलिस कर क्या रही है। अपराधियों का मनोबल तो बहुत ऊंचा दिखता है क्योंकि उन्हें डर ही नहीं है। जहां पर थाने की दूरी महज 500 मीटर की हो, उसके बाद भी घटना को अंजाम दिया जा रहा है और अपराधी बेहिचक अंजाम देने के बाद फरार हो जा रहे हो, तो फिर क्या सब कुछ भगवान भरोसे है? अपराधियों ने घटना को सिर्फ अंजाम नहीं दिया, जब वो यहां से भाग रहे थे, फरार हो रहे थे, तो उस दौरान भी उन्होंने कई राउंड गोलीबारी की, जिसमें एक दुकानदार को भी गोली लगी है, जिसका इस वक्त इलाज चल रहा है। और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस बार भी इस घटना में शामिल अपराधियों की तलाश की कोशिश में जुटी है। लेकिन सवाल ये कि इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही क्या कानून व्यवस्था अब चलेगी? लोगों की जिंदगी की सुरक्षा का दावा क्या अब ये सीसीटीवी फुटेज ही होंगे? सवाल, लेकिन सवाल का जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। हमारी प्रयाग जी के दुकान पे लूटपाट किया गया है, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 से 20 लाख की चोरी की गई है, जिसके लेकर के हम लोग आज पूरा दुकान बंद किए हुए हैं। हम प्रशासन से यही अथी करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसमें जो भी लूटपाट में शामिल हो उसको गिरफ्तारी किया जाए। और चलिए अब आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिस खबर को सुनकर पहले तो आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन ऐसा हुआ है। पटना नगर निगम के 900 कर्मचारी अचानक से गायब हो गए। सुनने में अटपटा ये जरूर है, लेकिन सच्चाई भी, क्योंकि रजिस्टर पर कल तक जिन 900 कर्मचारियों के अटेंडेंस दर्ज हो रहे थे, वो रातों रात और अचानक से गायब कहां हो गए। इनके संबंध में कोई जानकारी नगर निगम के पास कैसे नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बताते चलें कि नगर निगम के रजिस्टर में हाजिरी जब तक बन रही थी तब तक ये 900 कर्मचारी मौजूद थे, सभी निगम कर्मियों की मौजूदगी दर्ज होती थी। लेकिन जैसे ही बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया, उसके बाद ये संख्या जो है वो अचानक से कम हो जाती है, 900 कर्मचारी गायब हो जाते हैं। नगर निगम प्रशासन इसे एक बड़ी गड़बड़ी मान तो जरूर रहा है, लेकिन इस गड़बड़ी के पीछे जिम्मेदार कौन और उन जिम्मेदारों की जिम्मेदारी कब तक तय होगी, ये सवालों के दायरे में है। पटना नगर निगम में तकरीबन 2200 कर्मचारी इस वक्त सफाई कर्मी के तौर पर काम करते हैं। 16 मई 900 कर्मी अपनी ड्यूटी से गायब। अब 16 मई की तारीख को आखिर ऐसा क्या हुआ? ये 900 कर्मचारी जो कल तक अटेंडेंस सीट पर सिग्नेचर कर रहे थे, बजाता इनकी तरफ से एक राशि का भुगतान ही नहीं किया जा रहा था, ये 900 कर्मचारी गायब कैसे हो गए? इस सवाल का जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारे सहयोगी संजय कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। और क्या इस ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान भी ये 900 कर्मचारी दिखे क्या? नगर निगम में एक बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। दरअसल आउटसोर्स के माध्यम से पटना नगर निगम में 2200 सफाई कर्मचारी हैं और पिछले कुछ दिनों से पटना नगर निगम में बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी बनाने की परंपरा शुरू की गई है। इसके पहले जब रजिस्टर पर हाजिरी बनाया जाता था तब 2200 कर्मचारी उपस्थित होते थे, लेकिन अब इन कर्मचारियों की संख्या घट गई है और 900 कर्मचारियों का बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रहा है और 16 मई से ये कर्मचारी गायब हैं। निगम सूत्रों की माने तो आउटसोर्स कर्मी बायोमेट्रिक हाजिरी जांच में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। अब ऐसे में नगर निगम प्रशासन ने यह फैसला लिया कि 1 जून से ऐसे सभी सफाई कर्मियों को हटाकर उनकी जगह नए सफाई कर्मियों को रखा जाएगा। सख्ती के बाद ही यह गड़बड़ी जो है वह सामने आई है। नगर निगम में पहली बार आउटसोर्स सफाई कर्मियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाने को अनिवार्य सिस्टम बना दिया गया है। नगर आयुक्त की पहल पर इस संबंध में सख्ती बरतनी शुरू की गई है। इस सख्ती के कारण ही इतनी बड़ी संख्या में सफाई कर्मियों के नहीं होने की बात सामने आ रही है। अब इस तरह का खुलासा सामने आने के बाद किस तरह की कार्रवाई होती है, लेकिन इन कर्मियों की जगह अब नए कर्मियों को लाया जाएगा, उनकी बहाली की जाएगी आउटसोर्स के माध्यम से और इस पूरे मामले में एजेंसी की क्या प्रतिक्रिया होती है वह भी देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
देखिए, बरसात का मौसम आने वाला है और बरसात के मौसम आने के साथ ही इन इलाकों में, जिन इलाकों में बरसाती नदियों का कहर लोग झेलते हैं, वो डरे और सहमे हुए नजर आते हैं। बरसात के मौसम के आने के साथ नेपाल से आने वाली कमला नदी विकराल रूप धारण कर लेती है और इसी कमला नदी के इर्द गिर्द, आसपास और मुहाने पर रहने वाले लोग, जिनकी जीवन रेखा उसी की नदी के किनारे चलती है, वो बाढ़ की आशंका से परेशान और डर और सहम जाते हैं। और यही वजह है कि खासकर चूंकि बरसात के दिनों में नेपाल से धनुषा जिले और भारत के जयनगर के बीच कमला नदी की धारा जैसे ही भारत में प्रवेश करती है, उसके बाद इलाके में करीब 600 मीटर तक कमला नदी पिछले कई दशकों में बगैर तटबंध के जब बह रही है, तो लोगों के जीवन पर उसका सीधा असर पड़ता है। हर साल बरसात के मौसम में एक ही तस्वीर, लोगों को विस्थापन का दंश झेलना, उनके घरों का नदी में विलीन हो जाना, खेती का पूरी तरह से डूब जाना और एक बार फिर से वही डर इस इलाके के लोगों को सता रहा है। मैं यहाँ मधुबनी के जयनगर के पास ये नेपाल में हूँ, जहाँ से कमला नदी इंडिया में प्रवेश करती है। अभी मैं यहाँ जो जगह है ये देख सकते हैं कि अभी मैं यहाँ कमला नदी के मतलब ये जो उसका पेट कह सकते हैं, नदी का ये पेट है, लेकिन अभी फ़िलहाल पानी नहीं है। अभी बरसात के समय पानी पूरा यहाँ भर जाता है, लेकिन ये जो जगह है ये नेपाल का ये इलाका है और इसी जगह से कमला नदी फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है और वो इंडिया में प्रवेश करती है। ये जो पूरा इलाका है ये कमला नदी है जो नेपाल से आती है और अभी ये शांत दिख रही है, अभी नदी में पानी भी नहीं है। लेकिन यहाँ अभी जब अगले 15-20 दिन के बाद जब बारिश शुरू होगी तो ये पूरा लबालब पानी से इलाका भरा होता है। और सबसे ख़ास जो यहाँ इस इलाके में अभी जो यहाँ ये बांध का निर्माण कार्य चल रहा है और अभी तक यहाँ कमला नदी का जो भारत और नेपाल के बॉर्डर पर कमला नदी जहाँ से इंडिया में घुसती है, उस जगह पर नो मैंस लैंड में लगभग 600 मीटर ऐसा एरिया था जो यहाँ इस साइड जो मतलब ये पश्चिमी साइड जो बांध का है 600 मीटर ऐसा एरिया था जहाँ बीच में गैप था। जो भारत का जो बांध है वो और नेपाल का बांध, इन दोनों के बीच में 600 मीटर गैप था। ऐसे में यहाँ इस इलाके में जो लाखों की आबादी जो यहाँ रिहायशी बस्तियाँ हैं, ये सब जो इलाका है ये नेपाल की बस्तियाँ हैं। और आगे यहाँ पर ये जो अपना नो मैंस लैंड है और यहाँ जो बॉर्डर भी है नेपाल का, इसके इस साइड जो ये नेपाल की बस्तियां हैं और आगे थोड़ी दूर जाने पे फिर जयनगर का इलाका शुरू होता है। तो इस इलाके में ये जो पूरा गैप था और ये नदी का पानी जब यहाँ लबालब भरने के बाद इस इलाके में जो पानी रिश्ता था तो यहाँ काफ़ी तबाही मचती थी। लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ जल संसाधन विभाग के द्वारा यहाँ लगभग दोनों बांध जो पश्चिमी और पूर्वी बांध लगभग 25 एकड़ ज़मीन इसमें बांध का जो गैप है उसमें भरने में लगेगा और ज़मीन एक्वायर करने का काम जोर शोर से चल रहा है। ये दोनों मिलाकर के 24.5 एकड़ ज़मीन एक्वायर होना था। अच्छा। इसमें दाहिना जिसमें काम चल रहा है इसमें 8.32 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित होना था, जिसमें 5.25 एकड़ ज़मीन हम लोग अधिग्रहित कर चुके हैं और उस पर काम स्टार्ट कर चुके हैं। अगले सप्ताह में जो बाकी 3 एकड़ ज़मीन बचा हुआ है अगले सप्ताह में उसको भी हम लोग अर्जित कर लेंगे। उस पर भी काम स्टार्ट हो जाएगा और जितना जल्दी हो सकता है हम लोग इसको प्रयास में हैं कि जून तक इसको हम लोग इस सेगमेंट को कंप्लीट कर लें। जैसे यहाँ ये नेपाल का ये बांध है और ये यहाँ आने के बाद ये बांध यहाँ टूटा हुआ था। ये जैसे यहाँ ये पिलर भी लगा हुआ है एक, जैसे ये नेपाल भारत सहयोग यहाँ नेपाल सरकार के द्वारा यहाँ जो ये पिलर लगा हुआ है, जो यहाँ जो नेपाल का जो धनुषा ज़िला है उसका यहाँ इस पे एड्रेस है। और ये यहाँ आने के बाद ये बांध रुका हुआ था क्योंकि आगे भारत का इलाका, भारत का सीमा क्षेत्र शुरू होने के बाद आगे यहाँ अभी तक ज़मीन एक्वायर नहीं था, सरकार के पास बांध के लिए ज़मीन नहीं थी। लेकिन लंबे प्रक्रिया के बाद तो ये यहाँ जो अब काम शुरू हुआ है, जो पश्चिमी तटबंध पर जो गैप था वो भरने का, उसके बाद इस इलाके में लोग काफ़ी खुश हैं। और ख़ासकर जो यहाँ जो नेपाल के जो नागरिक हैं और साथ में जो भारत के भी जो नागरिक हैं, वो अभी तक जो यहाँ बरसात के मौसम में जो रत जगह करने को लोग मजबूर थे क्योंकि कमला नदी में पानी एकाएक बढ़ता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दिन में 2 बार 3 बार पानी बढ़ता है और फिर घटता है। ऐसे में लोग काफ़ी डरे रहते थे और यहाँ बांध के पास नदी किनारे लोग बाल बच्चों के साथ यहाँ बैठे रहते थे कि पता नहीं कब ऐसा मतलब ये पानी का जलस्तर बढ़ेगा और कोई बर्बादी हो जाए। लेकिन अब ये बांध बनने के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा इस इलाके में खुश हैं
और लोगों का कहना है कि अभी तक जो सालों से इस इलाके में जो ये समस्या थी उसका कहीं ना कहीं अब अस्थायी समाधान होता दिख रहा है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। जमुई के सोनो कुरकुट्टा गांव के लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। दूषित पानी इसलिए क्योंकि पानी में यहां पर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि लोग कई तरह की बीमारियों के भी शिकार हो रहे हैं। लोगों के सामने दोहरी मार और परेशानी इसलिए भी क्योंकि यहां पर इसी फ्लोराइड से मुक्ति के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया। तब लोगों को ये उम्मीद जगी कि अब शायद उन्हें ये शुद्ध पेयजल नसीब हो पाएगा, लेकिन 2 साल हो चुके हैं और ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खराब पड़ा है। हमारे सहयोगी केसी कुंदन की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जमुई जिले के सोनो प्रखंड के कुरकुट्टा गांव के लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने को लेकर मजबूर है और परेशान इसलिए है कि वो हड्डी समेत कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। तस्वीर सामने है और देख सकते हैं दूषित पानी पीने के कारण यहाँ के लोग परेशान हैं। इस गांव की आबादी अगर बात करें तो 500 की आबादी है और सब के सब किसी न किसी बीमारी से प्रभावित हैं, परेशान हैं, वो भी दूषित पानी पीने को लेकर। तस्वीर में देख सकते हैं कि जो लोग खड़े हैं हमारे पास, दर्जनों लोग हैं यहाँ पर और उनकी हड्डियाँ किस तरह से है। अगर देखा जाए तो उम्र बहुत कम है, लेकिन देखने में लगेगा कि वे लोग बुजुर्ग हो चुके हैं। तस्वीर सामने है, एक शख्स से बात करूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या क्या परेशानी होती है आपसे? दाढ़ दर्द करता है, नस भी दर्द करता है, पानी से भी कारण से। पानी के कारण से कितने लोग प्रभावित होंगे? बहुत, लगभग कम से कम 400-500। बहुत लोग प्रभावित हैं। अच्छा, क्या क्या परेशानी होती है आप लोगों को? परेशानी सर यही है कि ठेवना धर लेता है, डाना धर लेता है, उससे बदन भी एकदम बर्बाद कर देता है। बच्चे अगर देखा जाए तो उम्र जिस तरह से बढ़ता है तो परेशानी भी बढ़ सकती है। अब ये बच्चे हैं और इनकी तस्वीर अगर दिखाना हम चाहेंगे तो इनका दांत आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी इतनी कम उम्र में ये लोग परेशान हैं। जबकि जिला प्रशासन ने दूषित पानी को दूर करने के लिए यहाँ पर जो हैंडपंप है उसका पानी पीने के लिए मनाही कर दिया गया। नल जल की योजना लगी जहाँ पर फ्लोराइड से लड़ने का जो सिस्टम लगना चाहिए था वो नहीं लगा और फ्लोराइड ट्रीटमेंट प्लांट जो लगा है, वाटर प्लांट लगा है, उसमें खराबी है महीनों से। इस पंचायत के मुखिया हैं। अच्छा, एक बात बताइए, फ्लोरीन से परेशान है लोग, फ्लोराइड से परेशान है, व्यवस्था क्या हुआ? देखिए, ये करीब 15 साल पहले एक यूनिट लगा, ये सामने जो दिख रहा है, ये फ्लोराइड दूर करने के लिए संयंत्र लगा है। 2005-06 में ये मामला प्रकाश में आया था और हमने ही इसे प्रकाश में लाया था। अभी खराब है प्लांट? 2 वर्षों से खराब है। और नल जल का योजना? नल जल की योजना कुछ जगह चालू है, कुछ जगह बंद है, कुछ जगह काम किया जा रहा है। फ्लोराइड उसको दूर ये जो बंद है इसके बारे में भी हमने काफ़ी हल्ला किया। तो आज से कितना 10 दिन 15 दिन पहले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्वयं आए। जाहिर सी बात है कि फ्लोराइड से लड़ने वाला जो सिस्टम है वो नहीं लगा और इसका नुकसान लोगों को हो रहा है। अब यहाँ के लोगों की मांग है और ये बार बार कह रहे हैं कि जो फ्लोराइड को दूर करने का सिस्टम लगना चाहिए वो उसको लगा दिया जाए, क्योंकि ये लोग दशकों से जूझ रहे हैं दूषित पानी पीने से होने वाली बीमारियों से। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। सीतामढ़ी में बाढ़ के संभावित खतरे को लेकर के लोगों के बीच अब से ही डर समा गया है। लोग एक बार फिर से डरे और सहमे हुए हैं और इस डर के पीछे की वजह भी आपको बताते चलें। 1993 में यहाँ पर तटबंध टूट गया और भारी तबाही में लोगों के आशियाने उजड़ गए। साथ ही साथ 2019 का जिक्र मैं करूं तो जमला परसा गांव के पास भी तटबंध टूट जाता है और इलाके के लोग बेघर हो गए। फिर से बाढ़ का खतरा अब इन लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब है और यही डर अब इन्हें दिन रात सता भी रहा है। हमारे सहयोगी राकेश कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
सीतामढ़ी जिला बाढ़ प्रभावित इलाका है और यहाँ हर साल बाढ़ आती है और अपना कहर बरपाने का काम करती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड के हरपुर कला गांव में और आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वर्ष 2019 में इस हरपुर कला गांव जो है और इसके आसपास के इलाके में प्रलयंकारी बाढ़ आई थी और बाढ़ आने के बाद तटबंध टूट गया था और उससे भारी जान माल की क्षति हुई थी। फिर भी लोग एक बार जो त्रासदी झेल चुके हैं उसके बाद लोगों को अभी भी बाढ़ का खतरा मंडराते देख उनको डर सता रहा है कि फिर से बाढ़ आएगी और तबाही बरपाने का काम करेगी। बाढ़ 93 में बाढ़ टूटा था, बहुत क्षति बहुत हुआ था साहब, बहुत क्षति हुआ था। 2-4-5 गांव का बहुत क्षति हुआ। डरे हुए बहुत इंसान, सब इंसान डर ही हुए हैं। दाहर जब आता है तो डर तो लग भी करता है, तो मौत से किनको डर नहीं लगता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ गुड्डू कुमार यादव। कुछ और लोग हैं, बताइए। आप मछली मारने का काम करते हैं, कितना डर लगता है बाढ़? सर बहुत डर लगता है कि बागमती या बांध बराबर हो जाता है पानी से। जब आता है पानी तो पूरा बराबर होता है, बांध पर रहने का भी इच्छा नहीं करता, फिर नीचे जाने भी डर लगता है तो कहीं टूट गया तो पूरा गाँव दह जाएगा। तस्वीर देख सकते हैं, जो ग्रामीण है उनको लगातार डर का सामना करना पड़ रहा है। उनको यह डर सता रहा है कि बाढ़ आएगी तो फिर अपना कहर बरपाने का काम करेगी। ऐसी परिस्थिति में अगर तटबंध पर एक बार फिर से दबाव बनेगा तो भारी जान माल की क्षति होगी। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लद्दाख में शहीद हुए सेना के जवान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे और वहां पर पीड़ित परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने पीड़ित परिवार को सेना और भारत सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। आपको बताते चलें कि अंतिम संस्कार के दौरान यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों का एक बड़ा काफिला, जनप्रतिनिधि, सेना और पुलिस के जवानों की मौजूदगी रही। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बहुत दुखद है। देश ने इस दुर्घटना में कई जवानों को खोया है। इसमें यह भी थी ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे और इस परिवार को जो अभी दुख से भरा है, ईश्वर उनको धैर्य दे। और आईपीएल की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसके तेज गेंदबाज हैं आकाशदीप, वो इन दिनों अपने पैतृक निवास स्थान में मौजूद हैं और जैसे ही वो गांव पहुंचे, देखिए ढोल और नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। सासाराम की ये तस्वीर, जो कि उनका पैतृक आवास है, क्रिकेट प्रेमी और ग्रामीणों की तरफ से उनका स्वागत जबरदस्त और भव्य तरीके से किया जाता हुआ। आकाशदीप के गांव में पहुंचने वाले लोगों ने गाजे बाजे का इंतजाम किया हुआ था। पश्चिम बंगाल की ओर से क्रिकेट खेलने वाले आकाशदीप को इस बार आरसीबी ने, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 लाख में खरीदा था और इस बार आकाशदीप का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। आकाशदीप ने कहा है कि बिहार में क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए स्थानीय खिलाड़ियों को मानसिक तौर पर तैयार होने की जरूरत है। मुझे पता है कि यहाँ पे वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो बच्चों को मिल सके, जहाँ से वो बच्चा खेल सके। बहुत प्रॉब्लम्स है इस ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से आप एक अच्छे लेवल पे जाना, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही नहीं बन पाता है कि हम भी इंडिया के लिए खेल सकते हैं, हम आईपीएल खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। लेकिन मैं यही बोलूँगा इन बच्चों को कि जो भी है आप अपने आप को ऐसा सोचिए कि हम उस लेवल के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उस माइंडसेट से आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को बनाइए, तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। और अब बात वट सावित्री पूजा की, जिसे बिहार, झारखंड समेत देश भर में उसकी धूम देखी जा रही है। वट सावित्री पूजा के दौरान जो सुहागिनें हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और आज सुबह से ही पूजा अर्चना में ये महिलाएं जुटी हुई हैं। ऐसी मान्यता है कि जेठ महीने की अमावस्या के दिन वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य होने का वरदान देते हैं। लखीसराय में आज कई जगहों पर वट वृक्ष के नीचे सुहागिन महिलाओं की पूजा करती हुई तस्वीरें सामने आई।
और सिर्फ बिहार में ही नहीं, झारखंड में भी सिमडेगा से भी बहुत खूबसूरत तस्वीर सामने आई, जहां पर सुबह से ही जो महिलाएं हैं, जो सुहागिनें हैं, वो वट सावित्री की पूजा करती हुई दिख रही हैं। वट सावित्री की पूजा के दौरान मान्यता के तौर पर 108 चक्कर लगाकर पवित्र धागे को पेड़ में बांधा जाता है और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना की जाती है। आज का ही वह दिन था, वही वट का वृक्ष था, इसलिए वट का वृक्ष भी चिरंजीवी होता है, यह कभी मरता नहीं है। इसलिए वट वृक्ष की पूजा करके सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति को इसी वर की तरह अजर अमर देखना चाहती हैं और इसी कामना को लेकर के वट वृक्ष के नीचे माँ सावित्री और ब्रह्मा की पूजा करते हुए सावित्री और सत्यवान की कथा भी सुन। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।